तो ठीक है भैया, अब हम बिल्कुल ही नई चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। बहुत पढ़ लिया अब हमने कैलकुलस, अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स की थियोरी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं। मतलब कि किसी फंक्शन के सॉल्यूशन को कैसे न्यूमेरिकली लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ही अजीब सा फंक्शन दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, या फिर आपको सिंपली साइन एक्स भी दे सकते हैं और कहते हैं कि साइन 3 डिग्री को अप्रॉक्स करो, और इसके लिए हम टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली हम किसी भी फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर आते हैं और उस चीज़ को बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब कि हम उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और एक पेन या पेपर या सिंपली एक कैलकुलेटर की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल जो हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो चैप्टर पे हमें मेन फोकस करना है वो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। तो हम बेसिकली क्या देखने वाले, सॉल्यूशंस, लेकिन किस टाइप की इक्वेशंस का, एल्जेब्रिक इक्वेशन का और ट्रांसडेंटल, दोनों का आपको मतलब समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस होंगी और उसके साथ पैर में होंगे हमारे पास ट्रांसडेंटल, हाँ यही कह सकते हैं, TRANSCENDENTL, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हमारा पूरा ब्रांच है, उसके अंदर आज हम ये चैप्टर देखने वाले सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। और आज हमारी हैशटैग वीडियो नंबर 1 है, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन को जो ऑब्टेन करना है इसकी वेरियस मेथड्स हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्साई मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, ऐसी अलग अलग मेथड है। और इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वीडियो में हैशटैग 1 में जो हम मेथड देखेंगे वो है हमारी बाइसेक्शन मेथड। कि बाइसेक्शन मेथड आखिर काम कैसे करती है, बाइसेक्शन मेथड की आखिर थियोरी क्या है। बेसिकली आज के वीडियो में हम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी थियोरी पढ़ लेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हैशटैग 2 में हम सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से। आज हम इसकी थियोरी वगैरह सब देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, तो पहले समझते हैं कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होती है और आखिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें हमारे पास टर्म है एल्जेब्रिक, उसका बेसिकली मतलब होता है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन को, या आप एल्जेब्रिक इक्वेशन अभी के लिए आप कह सकते हो, अभी के लिए। ठीक है, तो मतलब आपके पास पी ऑफ एक्स, आप तो जानते हो कि अलग अलग तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं सॉरी। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल यूजिंग द वेरिएबल एक्स। ऐसे ही आपके पास एफ ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हो, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, इन सब का एक ही मतलब होता है। और ऐसा नहीं है कि एफ जी एच लिखा तो कुछ अलग अलग पढ़ना है। बेसिकली आप उसको कह सकते हो फंक्शन इन वेरिएबल एक्स, या फिर आप कह सकते हो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो आपके पास जो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स होता है, जो कुछ इस तरीके से होता है, a0 x की पावर n, फिर उसके बाद से आता है a1 x की पावर n-1, मतलब आपकी n की पावर धीरे धीरे कम होती है। फिर आपके पास आता है a2 x की पावर n-2, और ऐसा करते हुए आपको सबसे लास्ट में आपकी टर्म मिलती है an। तो यहाँ पे जो पहली बात a0 a1 ये सभी आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, और xn xn-1 xn-2 और x नहीं है, मतलब यहाँ पे x की पावर 0। तो इन सब का मतलब होता है कि x की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर कम ना होती हो तो आपको अपने इक्वेशन को ऐसे अरेंज करके लिखना है कि वो कम हो, तो वो एक स्टैंडर्ड तरीके से अच्छा भी लगता है और वो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में काउंट हो जाएगा। एक और चीज़, आपकी ये जो n है ये बिलोंग करनी चाहिए 0 1 2 3, तो आपकी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। जैसे x की पावर 1/2 हो तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन में काउंट नहीं होगी। इस बेसिक डिटेल्स आप जानते हो। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने देखा। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, जो आपने देखा इतना बड़ा नाम, जो कि है ट्रांसडेंटल इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके एल्जेब्रिक इक्वेशन अभी भी रहेंगी, बट उनके साथ कॉम्बिनेशन में आपके पास कुछ फंक्शन वाली इक्वेशन आ जाएंगी। जैसे हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन या कॉस आ जाए, या फिर हो सकता है कि e⁻x वगैरह आ जाए। तो अब की बार जो आपका p ऑफ x है वो p ऑफ x ही रहेगा, बट कुछ इस तरीके से हो सकता है x³ प्लस साइन x, या फिर वो आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका फंक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है, x² माइनस कॉस x प्लस e की पावर x। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के फंक्शंस और आपकी ये जो
एल्जेब्रिक टर्म थी, आपस में कंबाइन हो गए, तो इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन। तो बेसिकली हम जो इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो यही है कि इनके हम सॉल्यूशंस आके निकाले कैसे। तो अब यहीं पे बात आ जाती है हमारी तीसरी चीज़ की, एंड दैट इज़ आखिर सॉल्यूशंस हम क्या किस चीज़ को रहे हैं, कि किसी भी इक्वेशन का आखिर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपके पास आपका कोई भी फंक्शन हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, आपके पास आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसे आप अपने पास रखो, ठीक है। फिर आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू a है, आपने x की कोई वैल्यू चूज़ की a, जो कि कुछ इस तरीके से कि आपने उसको अगर फंक्शन के अंदर डाला तो आंसर आता है 0, यानी x की जगह आप a रिप्लेस करो अपने फंक्शन में तो फंक्शन का आउटपुट आ जाए 0। तो हम कहते हैं जो a है दैट इज़, अगर पॉलिनोमियल है तो हम कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, और अगर इन जनरल बात करनी हो तो हम उसको कह देते हैं बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसिकली x की वो वाली वैल्यू होती है जिससे अगर आप अपने फंक्शन में रखें तो जो आउटपुट है वो आ जाए 0, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल की आप बेसिकली बात करते हैं तो हम उसे रूट से डिफाइन करते हैं। ये तो आप चीज़ जानते हो, जैसे आपके पास आपका फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल कुछ चीज़, हम एक काम करते हैं, हम फंक्शन से ही पूरे चैप्टर में बात करते हैं। आपका फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं और अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं तो जो आंसर है वो आने वाला है 0। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि -1 एंड -2 आर दी रूट्स, मतलब 2 की बात कर रहा हूँ इसलिए प्लूरल फॉर्म, रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन फंक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो इतना सिंपल ही होता था हमेशा से कि हाँ हम फैक्टर्स करके कर लेते थे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते थे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भले हमें रूट्स मिले, फॉर एग्जांपल 1 + √21/2 मिले, या फिर दोनों ही रूट मिल जाए, √3 + √2 डिवाइडेड बाई रूट नहीं अलग अलग रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो √3 + √2 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या ही दिक्कत है, हम तो कैलकुलेटर में इन्हीं वैल्यूज़ को डायरेक्टली डाल के अप्रॉक्सीमेट क्या और भी बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट आंसर लेकर आ सकते थे। लेकिन बात तो यही है, कब तक क्वाड्रेटिक के साथ खेलोगे, क्यूबिक इक्वेशंस भी तो होती हैं। क्यूबिक इक्वेशन के तो अगर फैक्टर्स गिरते भी हो, फैक्टर्स गिरा के भी फैक्टर्स निकालना मुश्किल है, लेकिन कितनी सारी क्यूबिक इक्वेशन ऐसी होती है जिनकी, पहली बात तो क्यूबिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में कैसी होती है, ax³ + bx² + cx + d। तो कितनी सारी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके तीनों फैक्टर्स बढ़िया निकल आते हैं और आपको 3 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके फैक्टर्स ही नहीं गिरते हैं। फैक्टर्स इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि उसके रूट्स कैसे रहे होंगे, या तो वो रियल रहे होंगे लेकिन कुछ या तो बहुत ही अजीब से फ्रैक्शंस के फॉर्म में रहे होंगे, या फिर इरेशनल और रैशनल के कॉम्बिनेशंस में रहे होंगे, या फिर कभी कभी तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं कि आपके जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स हो। और कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हमेशा पेयरिंग में होते हैं, 2 तो कंपलसरी होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रूट तो कभी नहीं आता, एक आया तो 2 आएगा, फिर डिपेंड करता है क्यूबिक है यानी ऑड है यानी 2, लेकिन तीसरा कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता है, तीसरा रियल आना होगा। लेकिन पावर 4 हो तो चारों ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लेकिन फिर वापस से अगर पावर 5 हो तो भले 4 कॉम्प्लेक्स हो लेकिन एक तो रियल होना पड़ेगा, क्योंकि 5 कॉम्प्लेक्स हो गए तो 5 ब्रैकेट बनेंगे, और अगर ऑड क्वांटिटी में आई है तो आपका जो सब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो उसमें भी एक आई रह जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये आपको ये सब बेसिक नॉलेज 9th-10th में आप पढ़ते आ रहे हो, वही है। एक और चीज़ आप जानते हो कि जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही आपके रूट्स आते हैं, उतने आपके रूट्स आते हैं। ये कभी नहीं कहा जाता है कि कितने उसमें से रियल होते हैं या फिर कितने उसमें से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बस उतने रूट्स आते ही आते हैं, चाहे फिर वो रियल आए चाहे या फिर वो कॉम्प्लेक्स आए। लेकिन अगर ऑड पावर है जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो भले मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आ जाए, एक रियल रूट तो आने ही वाला है। और हमारा इस चैप्टर में यही फोकस है कि उस एक लौते रूट को हम फाइंड करें, ठीक है। चलो अब एक और चीज़, यही पुराने बेसिक नॉलेज में से हमें वो एक चीज़ देखनी है, रुक जाओ, ठीक है, ये बीच में लाइन आ जाती है। हाँ, पुरानी चीज़ में से हमें एक चीज़ सीखनी है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, क्यूबिक की ही बात करते हैं। सबसे पहले चलो क्वाड्रेटिक से चालू करते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में p ऑफ x क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c। तो अगर इसके 2 रूट्स है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू a और x की वैल्यू b, इन दोनों पे इसके रूट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने ग्राफ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर प्लॉट किया, अगर आपने ग्राफ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को प्लॉट किया तो वो कुछ कैसा हो सकता है कि जैसे कि a और b 2 रूट्स है उसके, तो आप जानते हो कि ये जो लाइन है ये क्या डिनोट करती है, y = 0, और आपका फंक्शन p ऑफ x है, तो मतलब वही इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में y है, सो y = दिस।
तो इन दो वैल्यूज़ x की जो y आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कह दिया कि आपके रूट्स हैं। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है, मतलब कि वो कैसा भी हो, उसका जंप कैसा भी हो, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी कि वो आपके लाइन को y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन को 2 बार कट करेगा, जिसमें से एक का कोऑर्डिनेट हो सकता है 0, a और दूसरा का हो सकता है b, 0। चाहे आपस में चेंज हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मेन फोकस क्या है कि जितने रियल रूट्स होंगे उतनी बार y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन को आपका फंक्शन कट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने अभी देखा, वापस से देखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका अगर क्यूबिक फॉर्म है और फॉर एग्जांपल इसके तीनों ही रूट्स रियल हो जाए, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, थीटा, इसके 3 रूट्स से तीनों ही रियल है, तो आपका बेसिक आइडिया आप क्या समझ चुके हो कि y इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन है, आप इसको y समझो, ठीक है, p(x) यानी कि वो y पे जाता है। तो y इज इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन है, तो अगर आप इसका जो ग्राफ ड्रॉ करें, भले कैसा भी ड्रॉ करें, लेकिन उसके पीछे एक डेटा ज़रूर होगा कि वो इस लाइन को कितनी बार कट करेगा, 3 टाइम्स। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो क्या ये हो सकता है? तो देखो 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा, दिस काउंट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब उसे 3 बार कट कराना है, तो कुछ और सोचो, मतलब उसे 3 बार, स्ट्रिक्टली 3 बार ही कट करना होगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। क्या ये चलेगा? तो ये चलेगा 1 2 3, ये कट कर रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो x की वैल्यू 0 है तो y डालने पे कुछ आया होगा जो भी इसकी हाइट रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू अल्फा डालने पे 0, x की वैल्यू बीटा डालने पे 0 और x की वैल्यू थीटा डालने पे 0, और तीनों ही रियल रूट्स थे इसलिए 3 बार। लेकिन अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन कह दिया है और उसका ग्राफ हमें करेक्टली कुछ इस तरीके से दे दिया है, तो इसका मतलब है कि 2 रियल रूट होंगे और जो तीसरा रूट यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रहा होगा। और अगर आगे से घुमा के ऐसा कर दिया यानी फिर से तीनों रियल है, लेकिन हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रूट तो नहीं होता है और एक रियल रूट कंपलसरी है क्योंकि पावर ऑड है, यानी एटलीस्ट 3 बार कट करेगा, नहीं तो उसके बाद से डायरेक्टली एक ही सिचुएशन आएगी कि वो एक बार कट करके निकल जाए, यानी 2 कॉम्प्लेक्स रूट और एक अपना रियल रूट। यही 2 सिचुएशन पॉसिबल है किसी भी क्यूबिक के लिए। वैसे ही पावर अगर 5 की बात करूं तो या तो उसकी एक सिचुएशन पॉसिबल है कि 5 बार कट करे, ठीक है, 1 2 3 4 5, या फिर सिचुएशन है कि वो 3 बार कट कर सकता है क्योंकि 2 के पैर में फिर से कॉम्प्लेक्स रूट रह सकते हैं, तो कितनी बार कट करेगा? 1 2 3, या फिर सिचुएशन होगी कि एक बार कट करके निकल जाए और बाकी चारों रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स हो। तो एक कट तो कंपलसरी एटलीस्ट पॉसिबल है, ठीक है, अगर आपकी ऑड पावर में पॉलिनोमियल है तो ये चीज़ भी है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या ज़रूरत? तो इसी पूरे ग्राफ का अगर आपने डेटा समझ लिया तो ही तो आपको बाइसेक्शन मेथड चुटकी बजाते समझ आ जाएगी। बाइसेक्शन मेथड आखिर इसी ग्राफ पे चलता है कि अगर आपके पास, चलो अब हमारी मेन थियरी चालू होती है, ठीक है, अब तक तो बहुत बक बक बोरिंग हमने कर ली, चलो कलर बदलते हैं और अपनी मेन थियरी चालू करते हैं। नहीं चलेगा, यही सब कलर ऑलरेडी लाइट है, मैंने चूज़ करके रखे थे, ठीक है। चलो एक बार वापस से स्टार्टिंग पर आते हैं, कितना कुछ हमने देखा बाइसेक्शन मेथड यहाँ पर, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो तो बाइसेक्शन मेथड हमें यही कहती है, बाइसेक्शन यानी कि हम 2 चीज़ों को आपस में, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? कट करते हैं। तो ये चीज़ काम कैसे करती है, सब क्या है समझते हैं। चलो तो देखो, क्वाड्रेटिक पे हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो उसके क्वेश्चन आते नहीं है, क्यूबिक से ही चालू होते हैं, ज़्यादातर क्यूबिक ही देते हैं। तो हम चलो ना क्यूबिक की ही ज़्यादा बात कर लेते हैं, कौन देख रहा है, ठीक है। सो p(x) इज इक्वल्स टू ax³ प्लस, टेंशन नहीं है, सब समझाऊंगा, ये तो बस एग्जाम्पल, bx² प्लस cx प्लस d। चलो अब अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और अगर इसके तीनों ही रूट्स रियल हो तो उस केस में तो चीज़ें आसान होती है कि फैक्टर्स गिर जाते हैं, लेकिन अगर 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो और तीसरा कुछ फ्रैक्शन में या फिर इरेशनल टाइप का हो तो ही दिक्कत आती है, तो फैक्टर्स नहीं गिरते, तब हम इन न्यूमेरिकल मेथड्स का हेल्प लेते हैं। तो अभी हम यही सिचुएशन मान के चलते हैं कि इसका एक ही रियल रूट है, ठीक है। तो अगर इसका एक रियल रूट है तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ को मैं ज़रा और ठीक कर लूँ, कलर, चलो अगर इसका एक ही रियल रूट है तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि वो जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 0, उससे वो एक ही बार कट करेगा, है कि नहीं। अब वो कट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, चलो मैंने कट करवा दी और ये आपका पॉलिनोमियल है p(x), चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे ऐसे कट करे, चाहे ऐसे कट करे, मेन चीज़ क्या है, एक बार वो कट कर रहा है। और इन सब कट में आप एक चीज़ देख सकते हो और वो कुछ ये है कि, एक मिनट, यहाँ पे कलर को ज़रा पिंक शेड पे ले चलते हैं और ठीक है, अभी आप समझो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे y की वैल्यूज़ कैसी होती है, ग्रेटर देन 0, और ये जो पार्ट है यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन 0, यानी द अपर पोर्शन इज पॉजिटिव पार्ट एंड द लोअर पोर्शन इज नेगेटिव पार्ट। यानी कि आपकी जो, अब ध्यान से सुनना,
यानी कि यहाँ तक अब जब आ रहे थे तो आपकी x की जितनी भी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे x की आपकी जितनी भी वैल्यूज़ थी, अगर आप उसको अपने पॉलिनोमियल में डाल रहे थे तो आउटपुट कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। और जैसे ही 0 वाला पॉइंट आया उसके बाद से x की जितनी भी वैल्यूज़ आपने ली, जैसे आपने उसको फंक्शन में डाला, आउटपुट कैसे आने लग गए, नेगेटिव्स, है कि नहीं। आप कभी भी देखो, कभी भी आपका रूट वाला पॉइंट अगर कट होगा, हाँ पहले नेगेटिव्स आ रहे थे अब पॉजिटिव आना चालू हो गए, या फिर हो सकता है कि पहले पॉजिटिव आते हो अब, मतलब जब भी आपका रूट वाला पॉइंट होगा वहाँ पर ये शिफ्टिंग ज़रूर होगी कि x की वैल्यूज़ के लिए जो पॉलिनोमियल p ऑफ x था वो या तो पॉजिटिव से अब नेगेटिव होने लग गया है या तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग गया है। और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल p ऑफ x में ले लूँ कुछ, चलो बुक से ही लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ये है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू, चलो उन्होंने f ऑफ x यूज़ किया, ठीक है। हाँ अगर आपको डाउट है कौन सी बुक यूज़ हो रही है तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज़ हो रही है SS शास्त्री की, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 और हमें इसके रियल रूट फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो आप देख सकते हो इसके फैक्टर्स कुछ नहीं गिर रहे हैं और अपनी पावर 3 है, ठीक है। अ रियल रूट उन्होंने क्वेश्चन में क्या है, यानी कि एक रूट तो ज़रूर होगा। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर समझो। सबसे पहले हम गैस करते हैं कि ये जो हमने चीज़ देखी कि जब भी कभी उसका जो भी रूट होगा, फॉर एग्जांपल उसका दुनिया में कोई भी रूट हो, उस रूट के पॉइंट के अलग जो अलावा पॉइंट है या तो वो पॉजिटिव्स होंगे या तो वो नेगेटिव आउटपुट देंगे उस रूट के अलावा वाले पॉइंट्स। तो हम उनको पहले गैस करते हैं कि चलो पहले इसमें 1 रख के देखते हैं। तो फंक्शन में अगर मैंने 1 डाला तो मुझे मिलता है 1 माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल माइनस वन। तो मैंने क्या देखा कि उस रूट के अलावा मैंने एक पॉइंट चूज़ किया 1, जिसके लिए फंक्शन ने एक नेगेटिव आउटपुट दिया। चलो हम एक और चीज़ चूज़ करते हैं, जैसे कि हम -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब -1, -1 माइनस ऑफ -1 +1 और लास्ट में फिर से -1, प्लस माइनस कैंसिल फिर से -1 आए, यानी इस पे भी नेगेटिव आउटपुट है। मतलब हमें एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए। तो अब 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -2 -1 तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो अब इसका ग्राफ समझो कि इसको भूल जाओ, ये मिडल वाले को भी आप भूल जाओ, ठीक है। तो आप क्या समझ पा रहे हो कि जब आपने x की वैल्यू 1 चूज़ की तो आपका आउटपुट आया -1, यानी ये नीचे का पॉइंट 1, -1। जब आपने x की वैल्यू 2 चूज़ की तो आपका आउटपुट आया 5, यानी कुछ यहाँ पे 2,5। यानी कि आपका जो लाइन है, जो भी इस ग्राफ की लाइन होगी वो बेसिकली कुछ ऐसे गई होगी, ठीक है। एक 1 डालने पे -1 है, 2 डालने पे 5 है, यानी वो नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट कर रही है, यानी इन दोनों के ही बीच में कहीं आपका रूट लाई करता होगा। आप समझ पा रहे हो, इन दोनों के बीच में आपका रूट लाई करता होगा। तो अगर आपके रूट की वैल्यू फॉर एग्जांपल, चलो अब ये थियरी देख लो ज़रा यहाँ पे, कि आपने अगर अपने फंक्शन में a डाला तो आपका जो p ऑफ a है वो चाहे बड़ा है 0 से, और आपने b डाला और आपका जो p ऑफ b है वो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से, a डालने पे 0 से बड़ा और b डालने पे 0 से छोटा, यानी जो आपका रूट c है वो a से बड़ा रहा होगा और b से छोटा, मतलब उन दोनों के मिडल में लाई करता होगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पे करेंगे। अब हम एक्यूरेट मिडल तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें ना उस मिडल को बार बार ब्रेक डाउन करके बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स करेंगे। कैसे करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ध्यान दो कि हमने देख चुके हैं कि जो रूट है हमारा, जो अभी दिख रहा है हमको फिगर में, कि जो रूट है हमारा वो बेसिकली 2 और 1 के बीच में आने वाला है। तो अभी के लिए हम उस रूट को x0 मानते हैं और मिडल में है, तो किसी भी चीज़ का मिडल तो ये भी होता है a प्लस b/2। ये जो क्वांटिटी है ये भी तो a से बड़ी और b से छोटी आती है, तो इसका यूज़ करते हैं अब यहाँ पे। तो हमारे दो रूट्स क्या थे, 2 और 1 वैल्यूज़ थी ना x की, सो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया 3/2, दैट इज़ 1.5। तो क्या ये रूट हो सकता है, चलो चेक करते हैं। तो अब जो हमारा f ऑफ x है उसमें हम 1.5 यानी कि 3/2 डालेंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो ये चीज़ तो डिफ़िकल्ट है, मतलब 1.5 मतलब डिफ़िकल्ट ही है। हाँ ये चीज़ याद रखना कि कैलकुलेटर इसमें कंपलसरी अलाउ करते हैं, कॉलेज में आ चुके हैं आप तो कैलकुलेटर में हेल्प से फटाफट डालना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 और लास्ट में क्या था आपके पास, क्या था इस क्वेश्चन में, -1 था। तो आपको ये चीज़ करनी होगी। तो हमारे पास चलो 3/2 क्वांटिटी है, यानी 27/8 माइनस 3/2 माइनस 1। अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा। सो 27 - 12 15, 15 - 8 यानी 7/8।
तो ठीक है, 7/8 आया, तो 7/8 डेसिमल फॉर्म में कितना हो जाएगा, 0.70 है, यानी कि 8, यानी 64, मतलब 0.8 समथिंग आ रहा है, यानी कैसी क्वांटिटी आ रही है, पॉजिटिव। +1 नहीं लिखना है आपको, पॉजिटिव क्वांटिटी है ये। कैसी क्वांटिटी आपको मेंशन करना है, पॉजिटिव। तो आप अभी देखो क्या देख पा रहे हो कि आपने एक वैल्यू फाइंड की 1.5 और उसको रखने पे फिर से आपको आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप देखो पहले जो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी थी वो आपके जो एक्चुअल रूट है उससे कितनी दूर थी, जो आपका एक्चुअल रूट है उससे काफ़ी दूर थी, 2 डालने पे 5 आ रहा था। लेकिन अब आपने क्या फाइंड किया कि 1.5, 3/2 है ना, 1.5 डालने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.8 समथिंग ऐसा कुछ, यानी कि आप अपने सी के और क्लोज आ गए। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पॉजिटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव तो अभी भी वही वाली फिक्स है। क्या थी नेगेटिव क्वांटिटी आपकी, 1 डालने पे -1। तो आप यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि f(1) जो था वो आपका नेगेटिव था, और जो आपने अभी जस्ट देखा कि f(1.5) जो कि 0.8 आया, ये आपका पॉजिटिव है। यानी फिर से आप देख सकते हो कि जो आपका रूट है वो लाई कर सकता है, देखो हम सिर्फ गेस कर रहे हैं कि जो आपका रूट है वो लाई कर सकता है बिटवीन 1 एंड 1.5। चलो फिर से देखते हैं कि अब हम वापस से मतलब हमें फिर से पता चल चुका है कि 1 और 1.5 के बीच में हमारा रूट है। तो क्या है वो, कितनी सारी बीच में तो बहुत क्वांटिटी, इनफाइनाइट क्वांटिटी है। तो चलो फिर से हम उसका मिडल फॉर्मूला से निकालते हैं, देखते हैं कि क्या मालूम ये हो, या फिर इस तरफ से हम कहीं एक तरफ से और भी ज़्यादा अप्रॉक्स हो सकते हैं। तो अब जो x1 है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाई 2, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25। चलो अब इसे फंक्शन में डाल के देखते हैं। सो f(1.25) आपके पास कितना आ सकता है, अगर आपने इसको फंक्शन में डाला, सारे ऑपरेशन किए, तो आपको पता चलेगा वैल्यू आई 1.375। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी आप देख सकते हो कि f के अंदर 1.25 डालने पर आपको मिल रहा है पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू अभी भी फिक्स है, दैट इज f(-1), सॉरी f(1) था ना हमारे पास, कि आपने जब f में 1 डाला था तब आपको वैल्यू मिल रही थी नेगेटिव। तो इसका मतलब जो आपका रूट है वो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी अब ग्राफ आप नेगेटिव से वहीं पर हो, लेकिन पॉजिटिव से और अप्रॉक्स होते जा रहे हो, और नज़दीक आते जा रहे हो। तो इसका मतलब जो रूट है वो लाइज बिटवीन इन दोनों क्वांटिटी, दैट इज 1.25 एंड 1। तो अब जो आपका फंक्शन है, नहीं, अब आपका जो नया रूट आप गैस करते हो कि x2 कितना आएगा। तो आप देख सकते हो कि फिर से 2 के बीच में, चलो मैथमेटिकली जो मिडल है वही निकाल लेते हैं। 1.25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.25 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.125। ठीक है, 1.125। लेकिन क्या 1.125, नहीं रुक जाओ, एक सेकेंड, हमने क्या देखा था कि आपके पास पहले कितनी क्वांटिटी थी, एक मिनट इसको सबको छोटा करते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो था 1 और 2, फिर हमने 1.5 फाइंड किया, जिसको डालने पे हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिली, तो फिर से हमने पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बनाया। सो 1 और 1.5 का मिडल आता है 1.25। तो जब हमने फंक्शन को 1.25 डाला तब हम क्या देख सकते हैं कि आउटपुट ये नहीं आता है। हाँ, यहाँ मिस्टेक है, आउटपुट ये नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर से करना, सॉरी मिस्टेक हो गई। हाँ, एफ ऑफ में जब आप 1.5 डालते हैं, यानी कि फंक्शन क्या था, क्यूब था ना, सो 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 और माइनस लास्ट में 1 था। तो जब आप ये पर्टिकुलर चीज़ करते हो तो आपको पता चलेगा आपका आंसर आ रहा है -19/64, ऐसा कुछ आएगा, -19/64, यानी कि बेसिकली 2.5/2 डाल के ये आंसर लेकर आया। जब मैंने बुक में सॉल्व किया तब लेकर आया, आप भी ये ला सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको क्वांटिटी क्या मिली है, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कैसे चेंज हो जाएगा कि 1.25 डालने से आपको नेगेटिव, यानी जो आप ऊपर से एक बार ऑलरेडी अप्रॉक्स हो चुके थे वो तो अच्छा था, लेकिन जो -1 काफ़ी दूर था, 1 डालने पे -1, अब आपने क्या देखा कि आप इस तरफ से भी अप्रॉक्स हो चुके हो कि 1.25 डालने पे एक नेगेटिव। सो एफ ऑफ 1.25 आपको कैसी क्वांटिटी दे रही है, नेगेटिव। और जो लेटेस्ट पॉजिटिव आया था वो किस पर आया था, देखो सबसे लेटेस्ट पे ध्यान देने का, सबसे ऊपर वापस से मत पहुंच जाना कि 2 डालने पर आया था। लेटेस्ट आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी मिली थी 1.5 पे, है कि नहीं, आपको कब मिली थी 1.5 पे,
और नेगेटिव क्वांटिटी आपको लेटेस्ट मिली है 1.25 पे, तो इन दोनों का आप मिडल करते हैं। सो 1.25 पे नेगेटिव मिल रहा है आपको और f ऑफ 1.5 पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका रूट है वो करता है इन दोनों के बीच में लाई, तो x2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कुछ हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आ जाएगा 1.375। ठीक है, अब इसको फंक्शन में डाल के देखते हैं क्या होता है। सो f ऑफ 1.375 अगर आपने अपने फंक्शन में डाला तो 1.375 अगर आप डालते हो तो आप देख सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 और लास्ट में माइनस 1। चलो अभी साथ में करते हैं, मैं भी अपनी कैलसी लेता हूँ, आप लोग भी ले लो। ठीक है, चलो हाँ टाइम तो लगता है इसमें, इसलिए बस यही होती है, इसमें बोरिंग सा बहुत हो जाता है। 1.375 और इसका आपको करना है क्यूब, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 1.375 और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है -1। तो आपका आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? मेरा तो पॉजिटिव आया, आपका भी पॉजिटिव आना चाहिए, देख लेना आप। तो आपका आंसर आता है 0.22 समथिंग, 0.2246। आपको ज़्यादा नहीं जाना, आपको बस ये देखना है पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब अब की बार आप ऊपर से क्लोज आ गए। तो आपकी लेटेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी किस पे बन चुकी है? इस वैल्यू पर। सो f ऑफ 1.375 क्या है आपका? पॉजिटिव। और इसको किसके साथ पेयर बनाओगे? लेटेस्ट नेगेटिव कब आया था? 1.25 पे। सो एंड f ऑफ 1.25 इज नेगेटिव, यानी आपका जो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा? इनके बीच में। सो x3 कितना हो जाएगा आपके पास? 1.375 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने ये किया तो लास्ट में 5 बचा रह जाएगा, 2.625 डिवाइडेड बाई 2, यानी अब आंसर कितना आ जाएगा? 1.3125। ये आपकी नई वैल्यू आई। अब इसे फंक्शन में डाल के देखते हैं। सो f ऑफ 1.3125, अब ये क्या आता है देखते हैं। तो वापस से करते हैं साथ में। सबसे पहले तो क्यूब करना पड़ेगा ना हमें, चलो। सो 1 पॉइंट हमारे पास क्या है क्वांटिटी? 1.3125। सो 3125, इसका क्यूब करना है आपको। क्यूब करने के बाद से एज इट इज सब्ट्रैक्ट करना है 1.3125। ओके डन। और -1 आपकी वैल्यू कितनी आती है? 1.9 समथिंग आ रही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1.948 समथिंग, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई है इस वैल्यू पर। सो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, मतलब आपका लेटेस्ट पॉजिटिव ये हो गया। लेटेस्ट नेगेटिव आपके पास अभी भी क्या चल रहा है? 1.25। सो ये वैल्यू पॉजिटिव है, f ऑफ 1.25 नेगेटिव है, यानी जो आपका नया रूट x4 है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। 1.3125 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपने इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड किया, सो लास्ट में तो 25 रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नहीं हाँ 6 आ जाएगा यहाँ पे y 1.565 डिवाइडेड बाई 2, यानी अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं 2 आ जाएगा। सो यानी कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2। नहीं रुक जाओ, कुछ हम एडिशन में मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। चलो लास्ट में 25 रहेगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी 1.2 और 16 यानी 8, फिर 120, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है 1.28, मतलब आपकी वैल्यूज आ रही है। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नहीं कहा था कि कहाँ तक करना है, तो ये ज़रा दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कम आएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आपका जो पहला अप्रोक्सीमेट आंसर आया वो कितना आया था? 1.25। ठीक है, चलो कलर चेंज करते ताकि आपको दिखे, पिंक कलर करते हैं, ब्राइट दिखेगा आपको। जो पहला अप्रोक्सीमेट आंसर आया था वो आया था 1.25। फिर आपका अगला अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आया था? x1 के बाद से x सबसे पहले तो 1.5 आया, फिर 1.25 आया, फिर आपके पास आया 1.375, फिर आपके बाद से आया 1.3125, फिर आपके बाद से जो इसका अगला आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा 1.34375, फिर अगला जो आंसर आने वाला है वो 1.328125, मतलब ऐसे आंसर्स आने वाले हैं कंटिन्यूअस। तो आपने क्या देखा कि अब बार बार 3 रिपीट होना चालू हो चुका है, यानी कि आपने 1 डेसिमल तक, कहाँ तक?
1 डेसिमल तक अपने रूट को अप्रॉक्स कर लिया है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 डेसिमल तक आंसर कितना है 1.3। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि 2 डेसिमल तक करो, 3 डेसिमल तक करो। 3 वाले ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकली ज़्यादा करेक्ट भी हो जाता है और तब हमें पता है कहाँ तक जाना होता है, x10 x11 तक चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है इसी मेथड से। तो हम बेसिकली करते क्या है बाइसेक्शन मेथड में, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों का मिडल निकालना। तो हम जानते हैं प्रैक्टिकली कि कभी भी रूट आएगा तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव क्वांटिटी, या फिर उल्टी बात करें तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में होगा। तो ये जो क्वांटिटी ए और बी है उसके बीच में आपका सी होगा। तो अगर आपने एक नई क्वांटिटी ई और एफ इंट्रोड्यूस कराई जो कि आपके सी के और पास आती जाए, तो उसका मिडल मतलब ई और एफ का जो एक्सेक्ट मैथमेटिकल मिडल होगा वो भी सी के पास है। इसको आप स्ट्रेट लाइन में समझो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये है। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपके पास ए है और ये बी है जिसको आपने फंक्शन में डाल के गैस किया है कि एक पॉजिटिव दे रहा है एक नेगेटिव दे रहा है, और आपका सी यहाँ पे फिक्स है। चलो एग्जैक्टली मिडल नहीं मानता हूँ अभी मैं इसको, आपका सी मैं कहीं यहाँ रख देता हूँ। सी यहाँ पे आपका फिक्स है, ये वो वैल्यू है जिसको फंक्शन में डालने पे मतलब आपका रूट है। तो आपने देखा कि इसके कहीं बीच में कहीं आ रहा है, बीच में एक्यूरेट बीच में नहीं है। तो आपने मैथमेटिकली a प्लस बी बाई 2 किया तो आप तो जानते हो कि नंबर लाइन के एग्जैक्ट बीच में पहुंचे, a प्लस बी का आधा। अब आपने देखा कि ये डालने से अगर फिर से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये जैसा भी सिनेरियो है तो वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इस तरफ से हम क्लोज आ रहे हैं, सी इस तरफ है ज़्यादा, इस वजह से तो वो नेगेटिव आया। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, यानी अब आपका सी इसके बीच में आएगा। फिर आपने इन दोनों का एडिशन करके आधा किया तो समझो आप यहाँ पहुँचे। सो वो बेसिकली कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका a प्लस बी बाई 2 की जो भी वैल्यू आई हो और उसका भी आधा, और इस पर आपकी कैसी एक नेगेटिव आई तो इस तरफ से पॉजिटिव वैल्यू आई होगी, आप समझ सकते हो। तो अब आपने क्या देखा कि आपका जो रूट है, अब देखो आप इसके बीच में, पहले आप देखो कितना बड़ा गैप था आपके रूट में और आपके गैस वाले पॉइंट में, अब देखो गैप कितना क्लोज आ चुका है। अब आपने देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो पुराना वाला नेगेटिव ये था, तो इसका मतलब जो आपका रूट है अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा, तो आप समझो पहुंच गए यहाँ पर। तो आप देखो आपका जो गैसिंग पॉइंट है आपके सी के कितना क्लोज आ रहा है। अब इस पे डालने पे आपको नेगेटिव पता चला, तो आप क्या देख सकते हो कि आप इस येलो लाइन और इस ब्लू लाइन पे जो वैल्यूज थी उन दोनों को ऐड करके मतलब ई और एफ को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो आप समझो कि यहाँ पहुँच गए। फिर आप यहाँ पहुँच गए, मतलब बेसिकली आप अपने सी पॉइंट के इस इधर 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 पहुँचते हो, अलग अलग वैल्यूज मिलती है। लास्ट में कोई दो इतनी क्लोज वैल्यू मिल जाती है कि जैसे आप उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो आपको अप्रॉक्स आंसर आपका सी मिल जाता है। समझ रहे हो ना, आपका सी यहाँ पर है, पहले गैप दूर था तो आधा करते थे तो एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचना पॉसिबल करेक्ट नहीं था, आप कहीं आसपास पहुँचते। फिर आपने उसको और जो भी जिसके साथ वो परफेक्ट पेयर बनाए उसके साथ जब करोगे तो फिर से नहीं पहुँचोगे, लेकिन इसके क्लोज पहुँच जाओगे, फिर क्लोज पहुँचोगे। क्लोज पहुँचते पहुँचते कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इरेशनल होता है तभी ऐसे होते हैं, और इरेशनल तो आप जानते हो कि जितना करेक्ट कर लो उतने करेक्ट होते चले जाते हैं। समझ में आया? तो इसी को हम कहते हैं, यही जो हमारी पूरी चीज़ थी वो थी बाइसेक्शन मेथड, कि कैसे आप x की अलग अलग वैल्यूज़ को बाइसेक्ट करते हो और जिससे आपको एक नया वैल्यू मिलता है x3। फिर से ऐसा नहीं कि आपका आंसर हो जाए, फिर बाइसेक्ट करते करते आप इतना बाइसेक्ट कर देते हो कि आप अपने सी पॉइंट तक बहुत ही अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाते हो। एक बार हमेशा याद रखना कि अगर 3 डेसिमल तक उन्होंने करेक्ट आंसर मांगा है, यानी कि आपके रूट सब ऐसे आना चालू हो जाए जिसके 3 वैल्यूज बार बार अब फिक्स ही आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाना कि 3 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट हो चुका है। और ऐसा करने में ऑलमोस्ट 11 से 12 एक्स लग जाते हैं। एक्स नॉट से चालू होते हैं और एक्स 12 तक पहुंच जाते हैं, यानी आपको बहुत बार ये प्रोसीजर करनी होती है। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था, शायद अच्छे से समझा पाया नहीं समझा पाया आप मुझे बताना बाद में, नहीं आया होगा तो फिर से बना देंगे, कोशिश करेंगे। और जो अभी हैक्स चेक 2 आएगी उसमें मैं आपको एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने को सिखाऊंगा जिसको हम 3 डिजिट तक अप्रॉक्स करेंगे, ठीक है। फिर हैशटैग जो 3 आएगी उसमें हम बाइसेक्शन मेथड का ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसमें भी यही होता है, भले कैसा भी दे दे, जैसे एफ ऑफ एक्स दे दे एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स और इसका एक रियल रूट फाइंड करने को कहे, तो हम एक्स की कोई वैल्यू 1 रखेंगे, देखेंगे पॉजिटिव मिल गई, ओके। फिर हम एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे ताकि नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। तो ये दो नंबर्स मिल चुके हैं, अब इसको आधा 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 करते 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 एक अपना अप्रॉक्सीमेट आंसर लेते आएंगे। और कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का बेसिकली हेल्प हमें लेना होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं, ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस कि हम बेसिकली रूट्स यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक और इस इक्वेशन का। और आपने ग्राफ पे देख ही लिया कि अगर वो रूट है
तो वो जो आपके साइन जो आपके फंक्शन के साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करेगा, और इसी का हम यूज़ करते हैं हमारे पहले दो चीज़ों को गैस करने के लिए। एक पॉजिटिव गैस करते हैं, एक नेगेटिव, ताकि उसके मिडल को हम गैस करके हमारे सी के बहुत क्लोज पहुंचते जाएं, ठीक है, और अप्रॉक्स कर ले हमारे रूट को। ओके, डन। आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मैं तो हूँ, आप मुझे बताना, आपको फिर से समझा देंगे और कुछ कोशिश करेंगे। आप मुझे बताना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ वो आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। वो तो हम, आप वीडियो देखने के बाद से मुझे फ़ोन करना, ये वो हम देख लेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस #1 हमने बाइसेक्शन मेथड को कंप्लीट किया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो पूरी ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स को डील करते हैं, लेकिन उसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं ट्रांसडेंटल बोल तो दे रहा हूँ, हाँ पता नहीं मुझे भी। चलो ठीक है, टेंशन नहीं, इजी है, बस लेंथी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बस टक टुक करते रहना है, ठीक है। टेंशन नहीं है यार, मैं हूँ। चलो